आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच रेल सड़क संपर्क टूट गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर काफी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बाढ़ बारिश के कारण विजयवाड़ा में 130 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से हालात की जानकारी ली है, बात की है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हालात बेहद खराब है। रिहायशी इलाकों में पानी तेजी से भर रहा है। तस्वीर अमरावती के गांव वेंकटैयापालैम की है, जहां अचानक आए सैलाब से एक शख्स बह गया। दरअसल पानी का तेज बहाव अचानक आया और सड़क पार कर रहे शख्स को बहा ले गया। इस दौरान वहां मौजूद और लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की। गनीमत रही कि आगे एक पेड़ था, जिसे पकड़कर इस युवक ने अपनी जान बचाई। फिर रस्सी के सहारे इस युवक को पानी से बाहर निकाला गया। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन बेहाल हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और सड़क पर सैलाब जैसे हालात। तस्वीरें तेलंगाना के वारंगल की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वारंगल की ज्यादातर सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर है। मुसीबत के बीच लोग रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें पानी से गुजरकर ही जाना पड़ता है। शहर के पुल पुलिया के नीचे भी पानी ही पानी है। लगातार भारी बारिश के कारण केसामुद्रम और महबूबाबाद के बीच एक रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी रोकनी पड़ी। आंध्र प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रदेश में 9 लोगों की मौत की खबर है अभी तक। तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सभी घर पानी की जद में नजर आ रहे हैं। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं। कई जगह लोग पानी के बीच फंसे नजर आए। घरों में लगातार घुस रहे पानी को रोकने के लिए अब स्थानीय लोग खुद ही इसे रोकने की कोशिश करते नजर आए। स्थानीय लोग सड़क पर बह रहे पानी का रुख मोड़ने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि पानी का वेग इतना तेज था कि उसे रोकना मुश्किल था। हिमाचल प्रदेश के हालातों की बात करें तो यहां पर भारी बारिश के बाद 70 सड़कों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें इसकी गवाही खुद दे रही हैं। राज्य के कई जिले बाढ़ से त्रस्त हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। राज्य आपात अभियान केंद्र के मुताबिक 70 सड़कों को बंद किया गया है। उनमें 35 शिमला में, 12 मंडी में, 11 कांगड़ा में, कुल्लू में 9 और एक ऊना, सिरमौर तथा लाहौल स्पीति जिलों में है। हिमाचल में बारिश के कारण 22 विद्युत आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। मौसम विभाग ने भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में कल तेज बारिश के बाद एयरपोर्ट के पोर्च में पानी भर गया और उसके बाद जो वहां पर चलते यात्री हैं उनको काफी देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ गया। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। एयरपोर्ट दरिया में तब्दील दिख रहा है। पानी के बीच यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों को इस परेशानी की वजह से कई घंटे एयरपोर्ट पर ही गुजारने पड़े। तेज बारिश के बाद जयपुर एयरपोर्ट के अराइवल गेट के सामने ही पानी भर गया। पोर्च में पानी भरने से यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और मड पंप के जरिए पोर्च से पानी को बाहर निकाल लिया। और बड़ी खबर है, फिलीपींस में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर डूबी कई गाड़ियां। भारी बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से दुनिया के कई देशों में हालात खराब हैं। तस्वीरें फिलीपींस के सेबू प्रांत की है, जहां बोगो शहर में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब आ गया। देखिए किस तरह से गाड़ियां इस जल भराव के बीच से गुजरती नजर आईं। इस बीच कई गाड़ियां जल भराव में खराब भी हो गई। रिहायशी इलाकों में भी कई फीट पानी भर गया। पानी निकासी न हो पाने की वजह से लोग अपने घरों में फंसे रहे। पिछले कई हफ्तों से फिलीपींस में बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नई एक्सयूवी कार में अचानक से आग लग गई। हादसे में ड्राइवर ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। मामला ग्रेटर नोएडा के गामा सेक्टर 2 के पास का है,
जहां पर एक युवक एक्सयूवी गाड़ी में सवार था। उसकी गाड़ी में अचानक से बोनट से धुआं निकला और जब वह गाड़ी से तेजी से उतरा, इतनी ही देर में गाड़ी धू-धू करके जलना शुरू हो गई। कुछ ही देर में गाड़ी आग का गोला बन गई। इसके बाद उसने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। खबर मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। उसने गाड़ी में लगी हुई आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई के मलाड के नामी कैफे की कोल्ड कॉफी में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मुंबई के एक होटल में कॉफी पीने गए ग्राहक को कप में कॉकरोच मिला। उसके बाद ग्राहक ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। दरअसल एक इवेंट कंपनी में काम करने वाले प्रतीक रावत अपने दोस्त के साथ मॉल के पास न्यू लिंक रोड पर कैफे में गए थे। दोनों को कॉफी कड़वी लगी तो उन्होंने वेटर से चीनी डालने को कहा। वेटर ने कप को काउंटर के पास ले जाकर चीनी डाली और फिर परोस दी। स्ट्रॉ से कॉफी पीते वक्त रावत को ग्लास में कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने जब कप चेक किया तो उसमें कॉकरोच निकला। रावत ने तुरंत कप की फोटो ली और वेटर को बुलाया और उसे कॉकरोच को दिखाया। खबर लखीमपुर खीरी से है। यहां पर एक बार फिर से बाघ देखा गया है। बाघ की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। बाघ की लोकेशन ट्रेस होने का दावा भी किया गया है। तो बाघ का आतंक लखीमपुर खीरी में लगातार बना हुआ है। वन विभाग की टीम का दावा है कि लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन का पता लगाया जा चुका है और अब जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। TV9 भारतवर्ष की टीम भी उस लोकेशन पर पहुंची जहां लगे कैमरे में बाघ की ये नई तस्वीर कैद हुई। बाघ की मूवमेंट 2 किलोमीटर के दायरे में बताई जा रही है। वन विभाग ने इस इलाके के अंदर आने पर पाबंदी लगा दी है। बाघ की लोकेशन के आसपास पिंजड़ों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब वन विभाग कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द बाघ पिंजड़े में कैद हो जाए और उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। और अहम खबर है, यूपी के बहराइच में भेड़िए का खौफ। 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। गांव वालों पर भेड़िए के हमले का वीडियो भी जारी हुआ है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले जारी हैं। शनिवार रात और रविवार सुबह यहां 2 बार भेड़िए ने गांव वालों पर हमला किया। ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी भी की जा रही है। जहां वन विभाग की टीम 2 और भेड़ियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिला रही है, तो वहीं गांव वाले डर के साए में जी रहे हैं। दहशत इतनी ज़्यादा है कि आप दहशत का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जी पूरी रात घूमते हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत को जाते हैं, लोगों को सूचित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग जागते रहिए, अपने बच्चों को बचाते रहिए। इधर चरखी दादरी कांड को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला। हरियाणा में गोरक्षकों ने साबिर का कत्ल कर दिया। गोरक्षकों ने असीर नाम के शख्स को घायल किया। हरियाणा सीएम ने कहा कि आतंक को नहीं रोका जा सकता। सीएम कह रहे हैं गोरक्षा के नाम पर आतंक नहीं रोक सकते। जानमाल की रक्षा ना करने वाली सरकार का क्या फायदा, ये ओवैसी की तरफ से हमला। इस हत्याकांड में पहले से गिरफ्तार 7 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान इस 8वें आरोपी का नाम बताया था, जिसके आधार पर 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पहले से गिरफ्तार 4 आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 व्यक्तियों का हमने रिमांड लिया हुआ है। उनको गहनता से पूछताछ की गई थी। उन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का वो नाम दिया, उसको हमने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है और उसका भी 1 दिन का पुलिस रिमांड लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। गौ मांस खाने के शक में 27 अगस्त को साबिर मलिक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और एक और अहम खबर है, पुणे में सनसनीखेज हत्याकांड। भाई ने बहन की हत्या की है, शव के टुकड़े करके नदी में फेंके। भाई और बहन के बीच एक झुग्गी नुमा मकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। 26 अगस्त को पुणे में तेज बारिश हो रही थी। इसी बीच भाई अशफाक अपनी पत्नी के साथ सगी बहन सकीना के घर पहुंचा, जहां पहले उन्होंने चाय पी। फिर भाई मकान को उसके नाम करने की जिद पर अड़ गया, जिसे मानने से बहन ने इनकार कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि भाई और भाभी ने मिलकर सकीना की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव के कई टुकड़े कर मूथा नदी में फेंक दिया, लेकिन धड़ बहते हुए नदी के किनारे आने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। खबर पुणे से। पुणे में एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व पार्षद वनराज आंदेकर पर फायरिंग की गई। इलाज के दौरान वनराज आंदेकर की मौत हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया।
कल रात पुणे के पूर्व पार्षद वनराज अंदेकर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस दौरान 5 राउंड गोलियां चलने का दावा किया गया। फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल हालात में वनराज अंदेकर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान वनराज अंदेकर की मौत हो गई। अब पुलिस वारदात वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए हत्यारों की तलाश में जुटी है। आपसी रंजिश इस हत्याकांड की वजह हो सकती है। हमारी क्राइम ब्रांच और बाकी जोन की टीम इस काम में लगा दी गई है। वो लोग आरोपी निष्पन्न करने और उनको पकड़ने के काम में लग गए हैं। और अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 11 बजे कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई होगी। ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से दायर की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया है। कुछ दिन पहले ही यूपी में एक मामला सामने आया था, जहां 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद आरोपी मोहित खान और नौकर राजू खान के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया था। पुलिस ने आरोपी मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया था। बाद में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया था। राजस्थान के उदयपुर में जिस छात्र ने अपने साथी को चाकू मारा था, उसके घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया था। उदयपुर में ये वही मकान है जिसमें आरोपी 10वीं का छात्र अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। मकान मालिक राशिद ने पूछा कि आखिर किराएदार की गलती पर उसका मकान गिराना कहां तक सही है। उसकी शिकायत है कि छुट्टी का दिन होने की वजह से वो अधिकारियों के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाया। किराएदार को सजा दो, उसको सजा भुगतने के लिए तैयार आदमी। दूसरे का मकान को तोड़, उसको फांसी दे दो। हाँ, दूसरों का मकान को तोड़। तो मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये किराएदार है, मतलब मकान आपका, मकान मेरा। राजस्थान में पिछले 2 सालों में अपराधियों से सरकार सख्ती से निपट रही है। अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जारी। राजस्थान में अपराधियों को सबक सिखाने और जनता को मैसेज देने के लिए राजस्थान की सरकार अब यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर का सहारा ले रही है। पिछली गहलोत सरकार ने जहां पेपर लीक माफियाओं के कोचिंग सेंटर और घरों पर बुलडोजर चलवाया, तो वहीं मौजूदा भजनलाल सरकार अपराधियों को सबक सिखाने के लिए लगातार बुलडोजर चलवा रहे हैं। भजनलाल सरकार ने जुलाई 2024 में राजस्थान के डीग जिले के मेवात में साइबर ठगों के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया था। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 500 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था। यूपी के मिर्जापुर से खबर है, मिर्जापुर जनपद में भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और इस बीच कई ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने सिस्टम पर कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े किए। 11 मार्च 2024 को वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण और धर्मांतरण की शिकायत पर एक चर्च पर बुलडोजर चला था। बताया गया है कि अहरोरा थाना क्षेत्र के जंगल मोहान में वन विभाग की जमीन पर विनोद कुमार और रमाकांत ने कब्जा कर लिया था। इस इमारत में ही लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। चुनाव उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। जब दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो बुलडोजर से बिल्डिंग गिरा दी गई। हमारा डिमांड यह है कि उस पीड़ित शिक्षिका के मकान को रिकंस्ट्रक्ट करके एडीए दे। महाराष्ट्र सरकार भी अपराधियों को लेकर सख्त है। यहां भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उस पब का शेड अवैध रूप से बनाया गया था। बीएमसी की जांच में अवैध पाए जाने के बाद बीएमसी ने उस पब का शेड ढा दिया है। वहीं पुणे में पोर्श हिट एंड रन केस के बाद अवैध रूप से चलाए जा रहे पब एंड बार पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है और 70 से ज्यादा अवैध पब बार को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया था। वहीं ठाणे शहर और ग्रामीण इलाके में भी अवैध रूप से चल रहे बार और पब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है और दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश में भी जमकर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। साल 2020 से 2022 तक 12,500 से ज्यादा अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। प्रदेश सरकार ने 500 मामलों में कोर्ट के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। हाल ही में छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद आरोपियों के आलीशान घर तोड़ दिए गए थे। डिमोलिशन में कोर्ट्स को भी सरकार पर रिस्ट्रिक्ट होते हुए और जवाबों को तलब करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। शाजापुर जिले के शुजलपुर तहसील में हनीफ खां के ऊपर गौ तस्करी के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था।
एक और अहम खबर है, बताया जा रहा है बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा में रेप विरोधी कानून पेश होगा। 2 दिनों तक चलेगा विधानसभा का विशेष सत्र। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप हत्या मामले को लेकर ममता सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार ने दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला विधेयक पेश और पारित करने के लिए आज से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। विधेयक को विशेष सत्र के दूसरे दिन चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में 2 दिनों में रेप की 7 घटनाएं फिर सामने आई हैं, जिनका सीधा संबंध टीएमसी से है। कुछ बिहार का हल्दीबाड़ी, मध्यमग्राम, हावड़ा, इलाम बाजार से लेकर पूरा प्रदेश में 7 इंसिडेंट हैपन। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना ये बंगाल का एक ग्राउंड रियलिटी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि वो रेप के दोषियों को जल्द सजा दिलाने वाले विधेयक का समर्थन करेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई छेड़छाड़। सिटी स्कैन विभाग में लड़की से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर अस्पताल में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस बार हावड़ा अस्पताल में 12 साल की लड़की के साथ रात में सीटी स्कैन विभाग में छेड़खानी हुई। शनिवार रात तकरीबन 10 बजे के आसपास उसे सीटी स्कैन करने के लिए लेबोरेटरी ले जाया गया, जहां आरोपी टेक्नीशियन ने बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी सीटी स्कैन विभाग का अस्थायी कर्मचारी है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। खबर केरल से। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन रविवार को 5 सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में देश के कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। आरएसएस की समन्वय बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा कि सियासी दल भारत के हिंदू समाज जातीय वर्गों को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन संघ का काम सामाजिक समानता बनाए रखना और सबको साथ रखना है। वहीं आरएसएस सूत्रों के मुताबिक समन्वय बैठक में आर्थिक, शिक्षा और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा सत्र के दौरान भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी चर्चा हुई। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के समय केंद्र सरकार की आर्थिक पॉलिसी पर बात की गई। इस दौरान देश के कारोबारियों, व्यवसायी संगठनों और उनके हितों की रक्षा पर भी बात की गई। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रबुद्ध सामाजिक लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। आरएसएस की समन्वय बैठक के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलक्कड़ में स्थानीय प्रबुद्ध सामाजिक लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एक जिम्मेदार पार्टी है। It is the time when we say that we have to make India Atmanirbhar and we have to make India Viksit Bharat, that is developed India. And for that, the Prime Minister, under the dynamic leadership of Prime Minister, I must assure you that the goals are set and we are also set on that very direction. मुंबई से खबर। मुंबई में आज कांग्रेस करेगी बड़ा खुलासा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया है दावा। एनसीपी शरद गुट ने भी खुलासे का दावा किया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी, जिसमें पहले हाफ में जम्मू कश्मीर और दूसरे हाफ में हरियाणा पर चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 2 बैठकें होनी है। पहली हाफ में जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी, जबकि दूसरी बैठक दोपहर बाद होगी, जिसमें हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। कांग्रेस ने फेक न्यूज से सख्ती के साथ निपटने का फैसला किया है। ऐसे मामलों को लेकर अब कांग्रेस क्विक रिस्पांस टीम का गठन करेगी।
दिल्ली में कांग्रेस लीगल टीम की बैठक के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस की लीगल सेल का जिलेवार विस्तार किया जाएगा। गांधी परिवार, कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं को लेकर फेक न्यूज के मामले में एफआईआर दर्ज कराकर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में जिस प्रकार का अनाप शनाप हर तरह की चीज चलती है, हमारी टीम्स ने ऑलरेडी अभी पिछले 3 हफ्ते में एफआईआर हुए हैं, उनको हटाया भी गया है, लेकिन ये चलता रहता है, इसलिए हम उसको व्यवस्थित रूप से एक टीम बनाएंगे। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक शिंदे सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देता। मुंबई के घाटकोपर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता में बैठे लोगों की शिवाजी महाराज में कोई आस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में महायुति सरकार को सत्ता से नहीं हटा दिया जाता और छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर नई सरकार नहीं बन जाती। इससे पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना को लेकर महाविकास आघाड़ी ने विरोध प्रदर्शन भी निकाला था। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की झलक दिखाई। उन्होंने रेल प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के BEML में तैयार हुई पहली स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। उसके बाद लोको पायलट के केबिन में भी गए। रेल मंत्री BEML कंपनी के इंजीनियर्स के साथ ट्रेन के अंदर भी बैठे। अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कोच की सुविधाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने ट्रेन के परिचालन का समय भी बताया। So this will be good for distances which are about 800 km to 1200 km. This is the configuration of this train. वंदे भारत चेयर कार के बाद अब देश को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी मिलने वाली है। अगले 1 महीने से इसकी सेवा शुरू हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी किया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अगले कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी। ये स्लीपर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए स्पेशल बर्थ और शौचालय की सुविधा दी गई है। स्वचालित बाहरी यात्री दरवाजे, सेंसर आधारित इंटर कम्युनिकेशन डोर, USB चार्जिंग और एकीकृत रीडिंग लाइट, सामान रखने के लिए बड़ा लगेज रूम जैसे सुविधाएं भी दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पैरालंपिक खेलों में अभी तक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने मोना अग्रवाल, प्रीति लाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस को जीत की बधाई देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। जी सर, सब को बहुत खुशी हो रही है। सब मतलब रो रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया, हमें तो यकीन ही नहीं था। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा को खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी, जो एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने की वजह से इस बातचीत में शामिल नहीं हो पाई थी। थैंक यू सो मच सर। और इस बीच यूपी के चंदौली में सीएम योगी का बयान सामने आया। कहा, संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो समाज को अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आज स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विभव कुमार दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जांच में सहयोग भी नहीं किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर विभव कुमार को जमानत दी गई तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। ऐसे में विभव की नियमित जमानत याचिका को खारिज करना चाहिए। इसी साल 13 मई को स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में विभव कुमार पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान का दावा, ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर आई है। ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया, एक्स पर पोस्ट किया है विधायक अमानतुल्लाह खान ने और इस बात का दावा किया। दिल्ली के ओखला से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जिनकी तरफ से इस बात का दावा कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर आई है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी, दावा है गिरफ्तारी का कि गिरफ्तार करने ईडी पहुंची है? बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ उन्होंने दावा पे एक ट्वीट किया है बल्कि वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ईडी के अधिकारी बताया जा रहा है उनसे बहस करने चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके साथ का ऑपरेशन हुआ केस पर, उन्हें कुछ हफ्तों की मोहलत चाहिए, उसके बाद वो जांच में शामिल होने की बात भी कह रहे हैं जी। लेकिन उनकी बातों से चलिए ठीक है जितेंद्र, आपकी आवाज अभी स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुनवाई होगी। देश भर में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका। और जंग पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कुर्स्क में अब तक 8500 यूक्रेनी जवान मारे हैं। 24 घंटे में 360 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बहराइच में फिर से आदमखोर भेड़िए का हमला। भेड़िए के हमले में एक महिला घायल हो गई।